लगा दो एक दो बार और क्या है ना। 14 देख लो पहले, क्या चल नहीं रहा है क्या? कुछ चल गया, ठीक है। 14 में देखो ऐसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस बी टाइम्स ऑफ एल एन 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना ना। तो सबसे पहले तो देखो x इज इक्वल्स टू, अगर जीरो डालेंगे तो डिनोमिनेटर अपने पास में जीरो बन रहा है ना। डिनोमिनेटर अगर जीरो बन रहा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो उसको भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो ये जीरो है, ऑलरेडी जीरो बन रहा है वो, ठीक है। तो अब क्या करें, इसमें लोपिटल लगा दें, है ना। लोपिटल के अलावा कुछ और एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन से आसान होगा। क्या क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब x से डिवाइड कर दो ऐसा। साइन एक्स को भी नीचे x से डिवाइड कर दें, मतलब एक्सपेंशन से भी आसान हो जाएगा, एक्सपेंशन से भी मतलब हो जाएगा आराम से ना। हाँ मतलब सारे एक्सपेंशन स्टैंडर्ड है, तो एक्सपेंशन से कर लो। और एक वो मतलब लोपिटल वाले में क्या है कि थोड़ा सा लेंदी तो हो जाएगा, मतलब दो बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी कर लो, लेकिन बस वही है कि लोपिटल वाले में दो बार मेहनत करनी पड़ेगी और एक्सपेंशन वाले से एक में तुम इसमें खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्सपेंशन से कर लो इसको, वो ज़्यादा सही रहेगा। और 14th के बाद 18th क्या? अच्छा 19 बोल रहा था। 18th डाउट है ना? 18th में अपने पास में ऐसा गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एल्फा, और यहाँ पे बोला गया 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस एल्फा, ठीक है, ऐसा बोला गया ना। और एल्फा और बीटा जो है वो अपने पास में रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के ना। तो ये लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो अपने पास में देखो कि फॉर्मेट जो कौन सा बन रहा है, इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो 1 की पावर में क्या बन रहा है? इन्फिनिटी ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सोल्व किया था? ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल्फा, और इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे जो बेस में फंक्शन है। तो ये बन गया अपने पास में सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो पावर में फंक्शन है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स आपके पास में अल्फा एंड बीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इनटू में एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर रूट्स अल्फा और बीटा है उसके, तो ऐसा बन गया। ये एक्स माइनस अल्फा जो है वो इससे क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो सिंपली ये क्या बन गया? अब अल्फा डाल दो इसमें। कहां से आ रहे हो? अरे वाह, सही है, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो हो गया ना अब ये ए इंटू में अल्फा माइनस बीटा ई की पावर में, और 19 में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बोला गया है ई रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर n होल पावर 1 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x रेज टू पावर n होल पावर 1 अपॉन e रेज टू पावर x, और ये डिवाइड हो रहा है x रेज टू पावर n से ना। हो गया? और भी कोई आना है अभी? हो गया? तो कहां से आ रहा है? अच्छा तब से। तो ठीक है, ये ऐसा है कि एक्सप्रेशन जो अपने पास में गिवन है और n जो कोई भी एक नेचुरल नंबर बोला गया, तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लेके आ जाओ। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप इसको लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है।
सिमिलर वे में यहाँ पे भी देखो इसी टाइप की फॉर्म बना लो, 2 की पावर में ये बन रहा है x रेज टू पावर n अपॉन में e रेज टू पावर x, और यहाँ पे बन रहा है 3 रेज टू पावर x रेज टू पावर n अपॉन में e रेज टू पावर x। ठीक है, अब ये देखो अपने पास में बिल्कुल सिमिलर सी टर्म बन रही है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो इसको उठा के यहाँ पे डाल सकते हो ना, x रेज टू पावर n अपॉन में e रेज टू पावर x। तो अब ये देखो आपको दिख रहा है कि हर जगह अपने पास में ये वाली टर्म जो हर जगह रिपीट हो रही है, तो इसको कुछ एक नया वेरिएबल मान लो, है ना, इसको एक नया वेरिएबल मान लो, कुछ भी u मान लो। तो ये बेसिकली अपने पास में बन गया 2 रेज टू पावर u माइनस में 3 रेज टू पावर u डिवाइडेड बाई u। अब लिमिट u टेंडिंग टू, जब x अपने पास में इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये पूरी टर्म 0 को टेंड करेगी, तो ये क्या बन गया अपने पास में 0। अब यहाँ पे l'Hopital लगा दो या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x फॉर्म में हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो अगर लिमिट अगर आपको अच्छे से सोल्व करनी आती है तो फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना उसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। अगर लिमिट आपको अच्छे से सोल्व करनी आती है तो फिर आप इसके क्वेश्चन जो इजीली कर सकते हो। और जेई मेन में भी देखो आप इसमें जैसे सीपीपी में जो लास्ट में क्वेश्चंस गिवन है ना 15, 16, 14 इन सब के बाद वाले जो लास्ट वाले क्वेश्चंस है वो अभी 1920 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो वो उसमें पूछे जाते हैं जेई मेन में। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल है। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है कि लिमिट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू जो दोनों सेम आए। और कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पे भी अपन बात करेंगे, है ना, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या हो रहा है वो भी बात करेंगे। तो तीनों चीजें अगर इक्वल आ रही हैं, किसी भी एक पॉइंट है अपने पास में x इज इक्वल टू a, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर अपने पास में सेम आ रही है तभी उस केस में वो फंक्शन जो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको सिंपली एक फंक्शन f(x) जो वो डिफाइन करके दिया अलग अलग इंटरवल्स में, और अब अपने पास में ये फंक्शन के लिए बोला गया कि ये फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, a और b की वैल्यू जो फाइंड करनी है बेसिकली। तो अब देखो यहाँ पे f(x) जो आपको गिवन है, ये बोला गया इसकी 5a प्लस में bx, b प्लस 5ax और ये लीजिए 30। यहाँ पे बोला गया x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बोला गया x इज लेस देन 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 5 और ये लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब देखो जैसे यहाँ पे x जो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक उसकी वैल्यू जो क्या है 5, तो आपको माइनस इनफाइनाइट से 1 तक में तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो 5 है। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन आएगी, तो ग्राफ जो कहीं पे भी ब्रेक होगा ही नहीं, है ना, ग्राफ ब्रेक होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि 1 तक तो ये हर जगह अपने पास में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब 1 के बाद में, क्योंकि जिस भी पॉइंट के बाद अपने पास में डेफिनेशन जो फंक्शन की चेंज हो रही है, वहां पे उस पॉइंट पे अपने को चेक करना होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जहां पे डेफिनेशन जो फंक्शन की चेंज हो रही हो। ठीक है, तो जैसे 1 पे चेंज हो रही है, अब यहां पे क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, x इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू जो वो भी 5 आ रही है ना। अब क्या होगा, यहां पे राइट हैंड साइड की हम बात करें तो राइट हैंड साइड में x इज इक्वल्स टू 1 डालने पे, x इज इक्वल्स टू 1 डालने पे ये कितना मिल रहा है, a प्लस b। तो इसका मतलब a प्लस b जो किसके इक्वल होना चाहिए, एक रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, फिर अगेन 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में ये अपने पास में कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली कांस्टेंट का मतलब क्या है कि फंक्शन जो सेम रहने वाला एक लीनियर फंक्शन है, कहीं पे भी ब्रेक होगा नहीं, लीनियर फंक्शन है कहीं ब्रेक नहीं होगा। अब बात आती है आगे फिर x इज इक्वल्स टू 3 पे, क्योंकि 3 के अबाउट में फिर से ये डेफिनेशन इसकी चेंज हो रही है फंक्शन की। तो 3 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो वो कितनी आ रही है, a प्लस 3b, और राइट हैंड लिमिट और 3 पे वैल्यू जो दोनों यहां से निकल जाएंगी, कितनी आएगी, b प्लस 15। आगे वाला 5 वाला सोल्व करके देखने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है, a और b यहां से निकल जाएगा, लेकिन 5 पे भी तो अपने पास में कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए ना। हो सकता है
हो सकता है कि जो यहां से वैल्यू आ रही है ए और बी की, उसके बाद तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि 1 और 3 पे उसके लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बट हो सकता है कि बी की जो वैल्यू आए उसके लिए 5 पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो पहले यहां से ए और बी फाइंड करो, करो जल्दी से। ए जो कितना आ गया -5, बी 10। अब b की वैल्यू अगर यहां पे 10 डालते हैं, b की वैल्यू यहां पे 10 डालते हैं, तो ये देखो कितना बन रहा है 10, और x जो 5 पे हम बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं, तो x इज इक्वल टू अगर 5 डालेंगे तो यहां पे कितना बन रहा है 25, 35। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे। तो अगर ये बोला जाए कि 5 पे भी वो कॉन्टिन्यूअस है, तो 5 पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब यहां से b प्लस 25 जो किसके इक्वल आए 30 के इक्वल। तो अब ये सारी चीजें जो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या अपने से पूछना चाह रहा है। जैसे इसने पहले बोला कॉन्टिन्यूअस इफ a इक्वल्स टू -5 एंड b इक्वल्स टू 10, तो ये ट्रू है क्या? नहीं है ना, गलत है, क्योंकि 5 पे वो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। उसके बाद वाला कॉन्टिन्यूअस इफ a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू अगर 5 हो गया तो यहां पे तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बट ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड भी गलत हो गया, डी सही हो गया। ठीक है ना, मतलब b की ऐसी कोई सेम वैल्यू नहीं आ रही है जिसके लिए 3 और 5 दोनों पे एक साथ में वो फंक्शन जो क्या हो रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो। क्लियर है? जरा सेकंड वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। सेकंड वाला क्वेश्चन, हो पा रहा है? सबसे पहला काम तो अपना क्या रहना चाहिए इसमें, ये तुम लोग मास्क वगैरह लगा के आते नहीं क्या? पूरा हल्के में ले लिया कोरोना को। मैं भी हल्के में ले रखा है ना, मैंने भी। लास्ट में तो दोनों तुम कैसे चिपक के बैठे हो। तुम्हें देख के कोरोना भी सोचता होगा ये सही मजे हो रहे हैं। कुछ है ही नहीं, ये सब मन का वहम है ना। हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास में क्या आ गई, ए ई प्लस बी ई माइनस 1। अरे ये ना ए ई प्लस बी ई माइनस 1 और इज इक्वल टू सी। बहुत सारे अननोन है इसमें। उसके बाद में x इज इक्वल टू 3 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है ना, तो x इज इक्वल टू 3 पे कितना बनेगा 9c इज इक्वल टू 9a प्लस 6a। दो इक्वेशन है अभी तो अपने पास में। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मतलब बेसिकली अपने पास में दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में अननोन कितने हैं,
3 अननोन है ना, तो अपने को और चाहिए, तो उसके लिए इसने इन्फॉर्मेशन एक और दी है ना, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश 0। ये प्रिंट तुम्हारे पास भी ऐसा है, ये दिख रहा है क्लियरली, ये मेरे को ही घटिया देते हैं। एफ डैश 2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ई के इक्वल आ रहा है ना, तो एफ डैश 0 फाइंड कर लो बेसिकली, एफ डैश 0 इसका मतलब पहले वाली डेफिनेशन से आएगा, फर्स्ट वाली जो, उसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, तो क्या मिलेगा, ये a इंटू में e रेस टू पावर x और साथ में 1 डाल दें उस पर, सॉरी 0 डाल दें 0, तो ये कितना बनेगा a माइनस बी प्लस एफ डैश 2 चाहिए, एफ डैश 2 सेकेंड वाली से आएगा, तो वो क्या बनेगा 2cx है ना, यानी 4c इज इक्वल्स टू e। अब अपने पास में 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे भी क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, जल्दी से कर दो, 3 अच्छा, अगर तुम्हें मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ना होता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस मिले हैं सबको मिले हैं ना, कहाँ पे डले हुए हैं, कोई पता ही नहीं, कितनों के साथ ये वाली प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ भी है, तुमने पैसे पूरे नहीं दिए होंगे या तो दिए थे, तो फिर है ना तुम एक बार क्लास के बाद में उनको बोल देना ना, तो वो, तो अगर मान लो जो भी चैप्टर चल रहा है अगर उसमें तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, है ना, तो वो तुम वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो कि फिर भी अगर क्लास में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो बाहर भी तुम टाइम लेके, मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट सीखना है ना कुछ भी, तो तुम आ सकते हो, है ना, ऐसे डरना नहीं है, मतलब आओगे तो बता दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किसी से भी पूछ लेना बाहर। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3, हो गया, तो बड़ा फास्ट है। 12th में हो तुम अभी, कहां से हो, इंदौर से, थर्ड हो गया क्या, सबका हो गया क्या थर्ड, किसी को बताना है, कोई डाउट है इसमें, थर्ड में नहीं हुआ, बताऊं, देखो थर्ड वाले में क्या बोला गया, थर्ड वाले में क्या बोला गया था, बेसिकली इसने बोला है कि फंक्शन जो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब कि बेसिकली आपको लिमिट जो फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट में देखो, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, x इज इक्वल टू 0 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम बात करें तो इसका मतलब फर्स्ट वाली डेफिनेशन से आएगा इसमें, है ना, और वहां पे लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि लिमिट जो वो क्या जा रही है अपने पास में, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव लिख सकते हो आप, या टेंडिंग टू सिंपल 0 लिख सकते हो, और यहां पे लिखा हुआ 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स होल पावर a अपॉन में मॉड ऑफ साइन एक्स ना, इस टाइप से। तो अब x की वैल्यू अगर यहां पे 0 डालते हैं तो ये अपने पास में बेस में जो फंक्शन है वो 1 बन गया, पावर वाला फंक्शन इनफिनिट, तो 1 रेज़ टू पावर इनफिनिट बन गया। और 1 रेज़ टू पावर इनफिनिट को कैसे सोल्व करते हैं, e रेज़ टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो बेस में फंक्शन है उसमें से -1 कर देते हैं, तो ये क्या आ गया अपने पास में मॉड ऑफ साइन एक्स, और जो पावर में फंक्शन है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहां से ये देखो साइन एक्स कैंसिल आउट, तो e रेज़ टू पावर, ये अपने पास में लेफ्ट साइड में वैल्यू आ गई। फिर x इज इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस के लिए तीनों चीजें सेम होनी चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे इसने वैल्यू दे रखी है, तो वो इसके बराबर आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर 10 2x अपॉन 10 3x। अब यहां पे देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0/0 बन रहा है, और जब भी इस टाइप से 10x का अपने पास में आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर 10 2x अपॉन में क्या चाहिए 2x, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, और क्या है नीचे अपने पास में 10 3x, तो यहां पे एक 3x लिख दो और इससे क्या कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये अपने पास में 1, ये 1, x से x कैंसिल आउट,
क्या बन गया e की पावर 2/3, ये भी इसके इक्वल आना चाहिए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो b की वैल्यू आ गई e रेज़ टू पावर 2/3 और ये कंपेयर करेंगे तो a कितना मिलेगा 2/3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को? ऑप्शन देख के हो रहा है, ऐसा क्या है इसमें? ये ऑप्शन देख के किससे हुआ था? ऑप्शन देख के, हाँ कैसे कैसे? क्यों उस पे क्यों चेक करें, इंटीजर पे क्यों चेक करें? अच्छा ऑप्शन ही ऐसे, हाँ आसान है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बेसिकली आपको पता है कि वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट जो क्या बन रहा हो, इंटीजर बन रहा है ना, वहां पे उसका ग्राफ जो ब्रेक होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे आपके पास में फंक्शन ये लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 पाई बाई। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, दो फंक्शन आ रहे हैं, दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझ भी लो एक बार, ताकि ऑप्शंस को ऐसे देखने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास में दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, और वो दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। दोनों अगर अपने पास में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम या डिफरेंस कुछ भी लिखा हो कहीं पे, तो ये अपने पास में कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट अपने पास में कॉन्टिन्यूअस है, तो इन सॉरी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये कैसा आएगा, कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा ना। बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर मान लो कि एक आपके पास में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस और एक फंक्शन लिखा हुआ डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कैसा आएगा, ये कैसा आएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर मान लो कि एक आपके पास में डिसकंटिन्यूअस लिखा हो, दूसरा आपके पास में डिसकंटिन्यूअस लिखा हो, तो ये कैसा आएगा, है ना। ये पढ़ रखी है ना सारी चीजें, कि अगर अपने पास में दोनों है तब हम कुछ भी इसके बारे में बोल नहीं पाएंगे ना, मे बी डिसकंटिन्यूअस और मे बी कॉन्टिन्यूअस। और अपने पास में कौन सा केस बच गया, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट है तो भी सेम यही चीज है। और अगर एक कॉन्टिन्यूअस है और एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट है, उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब अपने पास में देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स था, ये आपने को पता है कि कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पे। ठीक है, अब ये जो अपने पास में यहाँ पे फंक्शन लिखा उसको इंटीजर्स पे चेक करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंटीजर्स पे ये देखो जीरो बन जा रहा है, तो जब ये जीरो बन जा रहा है तो इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, तो इसका लिए फंक्शन जो वो क्या होगा हर जगह। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इंटीजर्स के अलावा तो इसमें कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी समझ रहे हो ना। इंटीजर्स के अलावा तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो हमेशा ही कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। अपने को चेक सिर्फ वहां पे करने की जरूरत है जहां पे एक फंक्शन जो क्या हो रहा हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा हो। फिफ्थ, आसान है फिफ्थ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करें, हाँ मतलब जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट जो इंटीजर बने, है ना। तो इंटीजर कब बनेगा, जब x जो है उसकी वैल्यू कैसी हो, इवन इंटीजर हो। तो क्या क्या हो जाएंगे, -8 -6 -4 -2, 4 इधर 4 उधर, टोटल 8 वैल्यूज आएंगी जहां पे फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो हल्के फुल्के आ रहे हैं ना क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी करते जाओ, फिर जल्दी से बढ़िया क्वेश्चंस पे चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर दो जल्दी से एक बार जरा, सभी को सोल्व करना है 6 को। पेन चलाना है, पेन।
अरे हो गया क्या, सबका हो गया? कैसे सोल्व करेंगे? हाँ 0/0 और फिर डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x और फिर हाँ वही, मतलब ये जो आपके पास में लिखा हुआ है ln a/b, इसको ln a माइनस ln b लिखो ना, क्या दिक्कत है? लिख सकते हो ना इसको, तो खत्म ही हो गया सवाल। देखो ln 1 + 3x अपॉन में x बना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो अब चाहे तुम, है ना, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3 बन गया, 3 माइनस ऑफ -2, तो 3 + 2 जो कितना आ गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइंड करना आसान है काफी। क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट? a + 3 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू उसके बाद एक और इक्वल आता है ना, तो b पे अटका हुआ है अभी तक। राइट हैंड लिमिट नहीं निकल पा रही ना, x की पावर 1/3 को कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, और कुछ? सबसे पहला काम अपना क्या रहना चाहिए इसके अंदर? अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, a + 3। चलो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां पे क्या करो, x की पावर 1/3 जो कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस यहां पे क्या आएगा 3x की होल पावर माइनस अपॉन, ऐसा बचेगा। x की पावर 1/3 को ऊपर नीचे से हमने क्या किया, कैंसल आउट कर दिया। अब यहां पे सिंपल 1 + x⁻n का एक्सपेंशन लगा दो, है ना, तो वो क्या बनेगा, ऊपर से 1 + nx आएगा, 1 से 1 खत्म, नीचे वाले x से x खत्म, तो सिंपली क्या बच गया 3 × में 1/3 = 1, ठीक है। चलो फिर क्या पावर 4/3 कहां, नीचे वाला, अरे वो काटा पीटी हुई है ना थोड़ी, अरे पक्का सोच ले एक बार और, कैसे आया 4/3 माइनस 1/3। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8th हो गया। तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन गलत है, हाँ हाँ कहाँ आया हुआ है, तो इसके अंदर है ना x टेंडिंग टू 0 कर लो, x टेंडिंग टू 0 कर लो इसके अंदर, x टेंडिंग टू 0। हाँ चल कलाकार अब तू बता कैसे करेंगे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट से। नहीं सर मैंने वो ध्यान नहीं दिया, बाकी ये करा हुआ है, वही तो ध्यान देना होता है। x टेंडिंग टू 0 में ऐसे करेंगे, सबसे पहले उसको अपन नहीं जो पहले वाला था उसमें, हाँ x टेंडिंग टू इसमें क्या कर लोगे 0, और फिर 0 करने के बाद में अपन ने कल एक ऐसी प्रॉब्लम सोल्व की थी लिमिट्स वाले चैप्टर में ना, हाँ मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको क्या करेंगे 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x लिख लेंगे, तो a की वैल्यू जो कितनी आ गई अपने पास 4। यहां तक हो गया सबका, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 में कोई दिक्कत, मतलब नो सर किस चीज के लिए, अच्छा दिक्कत में नहीं है ना, फिर ठीक है, मेरे को लगा कह रहा नहीं आया। चलो हाँ,
तो अब देखो फिर इसने इसके बाद में क्या बोला, fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में साइन पाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल्स टू। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब एक्स स्क्वायर जो वो क्या बने, इंटीजर बने, है ना। और सेकंड वाला वो तो हमेशा ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो अब ऑप्शन चेक करने हैं अपने को। तो पहले वाले में √a+1 कितना बनेगा, √5। √5 पे क्या होगा, √5 पे ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा है, ये 0 बनेगा क्या, नहीं सर, 0 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। बाकी वाले ऑप्शंस में क्या होगा, जैसे सेकंड वाला ऑप्शन है वहां पे √25 है। √25 का होने का मतलब कि वहां पे भी ये वाला पार्ट जो तो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट ये वाला पार्ट जो वहां पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, 5 पाई sin 5 पाई वहां पे 0 बन जाए। तो जहां पे ये 0 बन जा रहा है वहां पे तो अपने को इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला पार्ट 0 बन गया तो वहां पे तो फंक्शन अपने आप ही कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। और ये पार्ट 0 कब बनेगा, जब यहां पे x जो वो कैसा हो x जो वो इंटीजर हो। तो बाकी ऑप्शन बी, सी और डी तीनों में इंटीजर बन रहा है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखो अब अगला थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, क्या शार्प कॉर्नर बने ग्राफ की हेल्प से, और क्योंकि टेंजेंट वहां पे इक्वल नहीं है, टेंजेंट वहां पे अलग अलग है ना, सात कॉर्नर पे। अच्छा, और कुछ फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस वगैरह होना भी जरूरी है क्या, क्या हाँ सर, कंटीन्यूअस तो होना जरूरी है, होना ही जरूरी है ना। डिसकंटीन्यूअस तो बस यही अपने को चेक करना है। तो मॉड्यूलस के अंदर अब आपको सिंपल सी चीजें, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलस फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, जहां पे मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो रही हो, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जहां पे 0 होगा वहां पे ग्राफ जो इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, समझ आ रही है चीज। तो अपन हमेशा क्या चेक करेंगे, जब भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है तो हम हमेशा चेक करेंगे वो 0 जो है वो कहां पे बन रहा है। तो जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर अपने पास में फंक्शन जो है वो गिवन था 2 इंटू में मॉड ऑफ x माइनस 10, और ये किसके बारे में पूछना चाह रहा है अपने से, f ऑफ fx के बारे में। तो पहले तो f ऑफ fx लिखेंगे। f ऑफ fx का मतलब क्या हो गया, बेसिकली x जो है उसके अंदर क्या डालना है, x की जगह fx डालना ना। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू x की जगह ये डाल दो फिर से, 2 इंटू में x माइनस 10 और ये लीजिए माइनस 10। तो अब इसमें जहां जहां पे भी मोड आ रहा है, सबसे पहले तो मोड यहां पे आ रहा है ना। तो जहां पे ये मोड कहां पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 10 पे। इसका मतलब ये फंक्शन 10 पे कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। इसके अलावा एक बार पूरा मोड जो उसको 0 कर दो, तो पूरे मोड को 0 करेंगे तो 2 इंटू में मॉड ऑफ x माइनस 10 की वैल्यू 10, मॉड ऑफ x माइनस 10 कितना आ गया 5, मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस, तो कितना आ गया 59। तो इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन जो कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, और नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये जो जैसे 10th क्वेश्चन है जहां पे फंक्शन के बारे में आपको क्या बोला गया, मैक्सिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम या मिनिमम, तो आपको हमेशा क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ के अलावा और कुछ कोई अप्रोच नहीं लगानी, हमेशा ग्राफ ड्रॉ करो, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को अप्रोच इजीली कर पाओगे तुम ऐसे केस में। जैसे इसने यहाँ पे देखो 2 ग्राफ अपने पास में यूज हो रहे हैं, क्या क्या है, एक फंक्शन अपने पास x गिवन है और दूसरा x स्क्वायर। तो इनका ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो x का इस टाइप से, ये ओरिजिन से पास होता हो, और एक अपने पास में क्या बनेगा x स्क्वायर का, ऐसा कुछ। अब इसको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम देखो अपने पास में जब x लेस देन 0 होगा तो किसका ग्राफ ऊपर है, x स्क्वायर का। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक तो ये वैल्यू, फिर ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे, 1 पे। 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ ऊपर आ रहा है,
तो इसका मतलब ये, और उसके बाद में अगेन ये वाला। तो कितने अपने पास में चार कॉर्नर बन रहे हैं? दो जगह, 0 एंड 1। तो इन दोनों जगह पे अपने पास में फंक्शन जो कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, हाँ बिल्कुल जरूरी है ना। हाँ हाँ जरूरी है ना, हाँ जरूरी है बिल्कुल। शार्प का मतलब ही वही हो गया हमेशा, शार्प का मतलब ही वही हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर टिल्टेड शार्प है तो वहां पे भी तो वही वाली चीज हो रही है कि लेफ्ट हैंड वाली टेंजेंट और राइट हैंड साइड वाली जो टेंजेंट है वो इक्वल नहीं आएगी। वहां पे क्या चेंज आया? वहां पे भी तो वही सेम चीज है। जितना जैसा तुम यहाँ पे ऐसे वाली जगह में देखते हो वैसा ही तो सेम वहां पे केस है। वो दिखने में वैसे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। नहीं कुछ और होगा या तो, मतलब क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली? चलो एक बार दिखा देना तुम मेरे को, है ना, दिखा देना वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेहद आसान क्वेश्चन। 11th करो जल्दी से। अरे हो गया? नहीं हो पा रहा क्या? ऐसा अपने को गिवन है ना, और क्या पूछा? इफ द राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि x इज इक्वल टू 7 के राइट हैंड साइड की वो बात कर रहा है। तो पहले x इज इक्वल टू 7 के राइट हैंड साइड में क्या होगा वो चेक कर लो पहले, है ना। क्या होगा का मतलब क्या है? ये कितना बनेगा? 7 10 पाई x। अब इसको तो डिफरेंशिएट करना आसान है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन। इतना ऐसे गौर से क्या देख रहा है, मतलब कोई अजीब चीज नहीं है ना। ठीक है चलो, हो गया था तुम्हारा ये पहले ही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को देख के नहीं डरना, थोड़ा अजीब सी चीजें लग रही है लेकिन अच्छे से करोगे तो आसान सा क्वेश्चन है। और जेईई मेन में ना इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब देखने में ऐसे लगता है पूरा माहौल बना देता है बड़ा सा क्वेश्चन लिख के कि बच्चे आधे उसको देख के डर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा लिखा हुआ इसके अंदर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन g ऑफ 2 होल पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्या क्या गिवन है आपको? g ऑफ 2 जो है वो गिवन है -40 और g'2 जो है वो आपके पास में गिवन है -5। ठीक है, तो क्या फाइंड क्या करना है? अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करना है। हो गया क्या सबका? सबका तो नहीं हुआ होगा। हो गया तुम्हारा? ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है जो तुम्हारा आंसर आ रहा है। होने वाला चलकर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेसिकली अपने पास में x टेंडिंग टू 0 पे देखना है, तो ये कितना बन रहा है? g ऑफ 2 अपॉन g ऑफ 2 1 बन गया।
और ऊपर वाली इन्फिनिट, तो 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, e की पावर में आ जाओ, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये कितना बनेगा, g ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस g ऑफ 2 अपॉन इनटू, इसके बाद g ऑफ 2 की वैल्यू डाल देंगे। आगे कितना आंसर आया है इस ऑप्शन में? क्या हुआ, कितने लोगों का हुआ है ये आंसर आया है? बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हुआ अभी तक। e पावर माइनस टू, ये यार आंसर। तुम्हारा भी नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? आगे सोल्व नहीं हो रहा? करो जरा जल्दी से करो, जिन जिनका भी नहीं हुआ फटाफट सोल्व करो। x की जगह पे क्या डाल देंगे, 0, हाँ डाल देंगे। g2 कट जाएगा, सच में कट जाएगा, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। जबरदस्ती लेके आया अब तो आंसर ये आ गया। देखो तो ये देखो, ये आगे देखो, इधर इधर x की वैल्यू क्या डालेंगे, पहले 0 डालेंगे, तो ये देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है और नीचे 0। तो अब क्या करें फिर इसके बाद में, क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मतलब कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, गलत सही कुछ भी, कि क्या करना चाहिए अब जब यहां पे भी 0 बन रहा है, यहां पे भी 0 बन रहा है, तो करो फिर डिफरेंशिएशन। कर क्यों नहीं रहे हो? क्या क्या? हाँ हो जाएगा, सबका हो जाएगा। हाँ करो तो सही, तुम एक बार पेन तो चलाओ। बाकी लोग आगे वाला क्वेश्चन करो, आगे वाला करो जल्दी से बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला कितनों का हो गया? अब कितनों का हो गया? कितनों का नहीं हुआ अभी भी? क्वेश्चन नंबर 12। तुम्हारा भी नहीं हुआ? क्यों, क्या दिक्कत आई? कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है? थोड़ा सा भी नहीं? ये यहां तक जो मैंने लिखा है, ये इसके आगे वाला नहीं समझ आ रहा। डेरिवेटिव कर दिया? कैसे किया बता चल। हाँ हाँ इंटू इधर जो पड़ा है, चलो इसको ये लिख दिया यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, डिवाइडेड बाई कहाँ, पहले ये हो गया बस। अरे डिफरेंशिएशन वगैरह आता है ना, अब इसका भी तो करेंगे ना। -2x और नीचे क्या क्या क्या, एक्स स्क्वायर को क्या ट्रीट करें? हाँ 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 बिल्कुल लिखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली पूरा g'2 ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, अपने को ज्यादा उसमें नहीं जाना है। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? आया अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो अब हो गया तुम्हारा भी,
और वो देखो कैंसिल आउट हुआ है, सही में हुआ, मजाक नहीं कर रहा था मैं, है ना, 0 बन रहा था वो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 13 में देखो ऐसा बोला गया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस के अंदर क्या है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 प्लस में कॉस ऑफ मॉड x। ठीक है, तो दो फंक्शन बेसिकली अपने पास में यहां पे लिखे हैं। तो इस फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है, कॉस ऑफ मॉड x, ये हर जगह क्या है, डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है ना, तो ये तो हर जगह अपने पास में फंक्शन जो कैसा है, डिफरेंशिएबल ना, क्योंकि अपने पास में चाहे cos ऑफ x हो या फिर cos ऑफ माइनस x हो ना, दोनों ही cos x के इक्वल होते हैं, तो ये फंक्शन जो है वो तो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कैसे कैसे डिफरेंशिएबल हुआ वो, तुम बैठे रहो ऐसे, मेहनत नहीं करनी अपना। हाँ बताओ। हाँ तो उससे क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूअस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। घबराओ मत, पहले तो आराम से रिलैक्स। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो फिर, हाँ इसके बारे में अब जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या ये यहाँ पे इसको जीरो करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन डिफरेंशिएबल के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस को जीरो करते हैं, तो क्या इसको जीरो करेंगे तो 1 और 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्या, 1 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने पास में यहां पे भी 1 का एक फैक्टर लिखा हुआ है, तो ओवरऑल वो क्या हो गया बेसिकली अपने पास में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब वो जो शार्प पॉइंट आ रहा था मॉड ऑफ x माइनस 1 की वजह से वो खत्म हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन जो कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 2 पे। ठीक है, और अगर x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन अपने पास में नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन जो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास में लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई, और अगेन यहाँ पे कॉस ऑफ मॉड एक्स लिखा, उसको एक्स ही लिख दो, कॉस मॉड एक्स को ना, है ना, वो हमेशा एक्स ही रहेगा। किसका, इसका, अच्छा ये जो अभी कर रहे हैं, हाँ ये तो अभी कर ही रहे हैं, देखते हैं। हाँ हाँ बोलो। तो सर फिर उसके बाद में जो sin mod x से माइनस mod x उसको अपन ओपन कर लेंगे, अलग हाँ। अलग टर्म से डिफरेंशिएट मारेंगे, तो उसकी जो वो है ना अलग अलग आएगी 1 और -1, तो क्लियर फिट आएगा। ठीक है, हाँ करो, बाकी सब लोग करो इसको, मतलब ऐसे देख क्या रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो मोड वगैरह जो उसको ओपन कर लो, है ना, मोड को ओपन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार पॉजिटिव के लिए ओपन करेंगे, एक बार नेगेटिव के लिए। तो देखो अगर x अपने पास में fx है, उसको थोड़ा सा फिर से हम रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो x जब अपने पास में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहां पे देखो ये क्या बन रहा है, sin x माइनस x प्लस 2 इंटू में x माइनस पाई कॉस x, और एक बार क्या करेंगे x जो वो नेगेटिव, x नेगेटिव लेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस में sin x प्लस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस में पाई इंटू कॉस x। ठीक है, अब अपने को क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो उससे पहले हम क्या चेक करेंगे कि फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। समझ रहे हो, फंक्शन अगर मान लो कि कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो x इक्वल्स टू 0 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों वैल्यू जो आपके पास में क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब बात कर लो इसके डेरिवेटिव की ना, तो फंक्शन जो उसको डिफरेंशिएट कर दो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो जरा अपने पास में एफ डैश एक्स जो वो क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, cos x माइनस 1, और ये यहां पे क्या बनेगा, माइनस का cos x प्लस 1। ठीक है, ये आगे वाले को मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया क्योंकि दोनों वैल्यू अपने पास में सेम है ना, तो इसको करने की इसके साथ कुछ जरूरत नहीं है। अब x इज इक्वल टू 0 पे देख लो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे ये भी 0, ये भी 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन -1 +1,
क्या हो गया? क्या? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ समझ आ गई पक्का? बता देना अभी तो। क्वेश्चन नंबर 15 करो जरा जल्दी से। फिफ्टीन में भी सबसे पहले तो आप मतलब जब भी इस टाइप का फंक्शन आता है और डिफरेंशियबिलिटी या क्वांटिटी बात करें, आप फंक्शन को एक बार रीडिफाइन कर लो। जैसे जो मॉडुलस वगैरह आ रहा है इन सब चीजों को हटा लो एक बार के लिए और फंक्शन को रीडिफाइन कर लो पूरा। तो ये देखो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहले आपके पास में देखो बोला गया कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का सॉल्यूशन क्या होता है? x जो -1 से 1 और मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब मॉड x ग्रेटर देन 1 का सॉल्यूशन ये मॉड x मतलब दो डंडियों के बीच में जो लिखा होता है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका सॉल्यूशन। इनइक्वालिटी -1 और +1 के बीच में है ना। और इसमें अगर ऐसा लिखा है तो x कहां से कहां आएगा फिर? क्या? नहीं मतलब मॉड्यूलस ऑफ x जो लेस देन 1 लिखा है तो यहां से x के बारे में क्या ख्याल है? x के बारे में क्या ख्याल है? 0 से 1 के बीच में हो सकता है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे -1/2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू -1/2 ले लेते हैं, तभी ये इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि नहीं करेगा? अरे ऐसा कुछ होता है ना, नहीं देखी ये वाली चीज कभी? याद आ गई? ऐसा ही यहाँ पे क्या होगा, अगर मान ले कि मॉड एक्स जो ग्रेटर देन ए लिखा है, यहां से आता ना, इतना कंफ्यूजन में क्यों हो तुम? घबरा रहे हो? तुम्हारा मन नहीं लगा कोटा में भी? लग रहा है ना? ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से देखते जाओ, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सारी चीजें ना। चलो किसकी बात कर रहे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 15 की। तो मॉड x जो वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब x जो वो क्या होगा? लेस देन -1। तो x ये लीजिए लेस देन -1, ठीक है। और यहां पे अपने पास में क्या होगा? ये डेफिनेशन आपको लिखी है 1/2 मॉड x -1, ठीक है। उसके बाद में अगला इंटरवल क्या लेंगे हम? -1 से लेके 1 तक, और -1 से लेके 1 के बीच में आपके पास में जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी है? π/4 प्लस में tan इनवर्स x। और फिर एक बार हम क्या ले लेंगे? x जो वो ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अगेन डेफिनेशन जो क्या आएगी? 1/2 इंटू में मॉड ऑफ x -1, ऐसा। अब देखो मॉडुलस जो उसको हटाते जाओ, जैसे यहाँ पे x जो लेस देन कैसा है? -1। तो जब x लेस देन -1 होगा तो मॉड x जो वो क्या बनेगा? ऐसा लिख दें इसकी जगह। x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्लियर है। तो ये देखो हमने सारी जगह से इसमें जहां जहां पे भी मोड थे उन सबको हटा के फंक्शन को फिर से रीडिफाइन कर लिया। अब अगर बात कर रहा है वो डिफरेंशियबिलिटी, तो अगेन पहले हम क्या चेक करेंगे? क्वांटिटी। तो यहां पे देखो x इज इक्वल टू -1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो कितनी आ रही है? -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। फिर 1 पे क्या हो रहा है? यहाँ पे π/2 और नीचे 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो वहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप ही हो गया। इसमें पूछा क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है ना? दोनों पूछिए, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ -1 पे क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी। उसके लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपली, और x की वैल्यू क्या डाल देंगे? -1। अगर वो दोनों सेम आ रही तो हम बोल देंगे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 तो आसान है बिल्कुल।
16 डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी ऊपर जैसा था वैसा ही है। क्या करेंगे सबसे पहले? प्रोसेस बता दो, क्या करेंगे सबसे पहला? हाँ, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे ना। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस बनाएंगे फंक्शन को, और उसके बाद में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। हो जाएगा, आसान चीज है ना, पक्का? चलो फिर क्या? हाँ 17 में क्या लगता हुआ नजर आ रहा है? कुछ देखी सी लग रही है, वही लग रही है। अच्छा, ये इसका आइडिया सबको एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम का या बताना है? कॉन्सेप्ट पता है इसका एलएमवीटी और? बता दूं? देखो रोल्स थ्योरम में क्या होता है बेसिकली, अपने पास में एक फंक्शन अगर अपने पास में fx है जो कि कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, किसी भी इंटरवल, हम कॉन्टिन्यूटी की जो बात करते हैं वो हमेशा करते हैं क्लोज इंटरवल में, तो a टू b में सपोज ये फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है और ओपन a टू b इंटरवल में कैसा है फंक्शन? डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो और ये फर्स्ट कंडीशन कि अपने पास में फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। सेकंड हम बोलते हैं कि अगर मान लो कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं a एंड b, इन दोनों पे वैल्यू जो अपने पास में सेम है, f ऑफ a जो वो f ऑफ b के इक्वल है, तो इसका रिजल्ट अपन ऐसा बोलते हैं कि वहां पे a से b के बीच में एटलीस्ट एक c ऐसा होगा जिसके लिए उसका डेरिवेटिव जो है वो अपने पास में क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो। ये है रोल्स थ्योरम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझो। फंक्शन जो उसके बारे में हमने क्या बोला कि फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो ऐसे सिंपल सोचो कि फंक्शन का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है और a और b पे वैल्यू जो वो भी आपके पास में कैसी है? सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये सपोज यहां पे x इज इक्वल टू a है, ये यहां पे आपके पास में कहीं पे x इज इक्वल टू b। a पर वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी, यहां पे ये वैल्यू है, और b पे हमने क्या बोला? सेम है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है। अब ग्राफ मान लो कि यहां से स्टार्ट हुआ और उसको लास्ट में यहां तक आना है। कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे ब्रेक भी वो नहीं हुआ है। तो एक बार तो उसको टर्न लेना ही पड़ेगा, बिना टर्न के वो पॉसिबल है क्या कभी भी ये वाली चीज, है ना? तो इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे अब जहां पे भी टर्न ले लिया वहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो वो क्या होगा आपके पास में? 0 होगा। जहां पे टर्न ले लिया उसका मतलब वहां पे डेरिवेटिव जो क्या आएगा? 0। एटलीस्ट क्यों बोला है? क्योंकि आपके पास में पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा तो हो ही सकती है ना हमेशा। जैसे यहाँ पे वैल्यू ये थी, यहाँ पे वैल्यू ये थी, ये सपोज ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसको आना है, तो सपोज आराम से घूम घामा के आ रहा है ना, ये ऐसे कैसे भी करके यहाँ पे आ रहा है। तो एक से ज्यादा तो हमेशा पॉसिबल होंगे, बट एटलीस्ट एक सी जो वो हमेशा ऐसा रहेगा जहां पे उसका डेरिवेटिव जो क्या होगा? 0, ठीक है। ये रोल्स थ्योरम। एलएमवीटी में क्या होता है कि आपके पास में बाकी ये कंडीशन जो सेम है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन है कि एक फंक्शन है fx जो इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूस है और a टू b में कैसा है फंक्शन? डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे केस में हम ऐसा बोलेंगे कि a से b के बीच में एक अपने पास में c जो है ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c जो है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? हाँ, ये अपने पास में देखो, अगेन कोई भी एक फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, सपोज उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से कुछ मान लो, ठीक है। ये अपने पास में x इज इक्वल टू a है और ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू b, ठीक है। a पर वैल्यू जो वो मान लो कि f ऑफ a कुछ आ रही है और b पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? f ऑफ b, ठीक है। अगर a और b को हम ज्वाइन करते हैं, a और b को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन आ गई। अब अगर तुमसे पूछा जाएगा इस लाइन का स्लोप क्या है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास है b f ऑफ b, और ये पॉइंट आपके पास में है a f ऑफ a। तो स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इसका क्या आएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है। अब देखो आपको क्लियरली दिख रही है कि ये जो दोनों एंड पॉइंट्स थे इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल इसकी एक टेंजेंट जो हमेशा पॉसिबल होगी। यस और नो? अरे बोलो, ये तो हमेशा पॉसिबल होगी, एटलीस्ट एक तो होगी।
ज्यादा वाला केस हो, अभी जो जैसे मैंने बताया था वैसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, ये स्लोप यही आएगा उसका, और टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव फंक्शन का। फटाफट से करो क्वेश्चन नंबर 17। देखो पहले एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो उसके जैसे 17 में बोला गया लेट f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम -7 to 7,0 to r बी कॉन्टिन्यूस ऑन -7 to 0 एंड डिफरेंशिएबल ऑन -7 to 0। ठीक है, तो ये जो एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम आता है, सबसे बड़ी इसकी हिंट यही होती है कि आपको कुछ एक टर्म्स होती है जो दिखेंगी उसमें क्वेश्चन में या कई बार ऑप्शंस में, जहां पे कई बार वो बोलेगा एटलीस्ट वर्ड का यूज करेगा। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट वर्ड का यूज करे तो मानो कि वहां पे एलएमवीटी या रोल्स थ्योरम जो उसका यूज हो सकता है। ठीक है, या दूसरी चीज साथ में ये भी हमेशा रहेगी कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन और साथ ही साथ में कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब देखो इसने बोला है अपने पास में इंफॉर्मेशन क्या है, किसकी वैल्यू गिवन है, f ऑफ -7 कितना गिवन है, -3, और क्या बोला गया है, f डैश x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 0, देन फॉर ऑल सच फंक्शन f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 जो उसका इंटरवल आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो देखो f डैश x, एक चीज बताओ कि f डैश x इसने बोला कि -7 to 0 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और साथ ही साथ में कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब यहां पे हम एलएमवीटी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो एलएमवीटी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि f डैश x जो उसको बताओ क्या लिखेंगे, f ऑफ b का मतलब क्या है, 0 माइनस f ऑफ a का मतलब क्या है, अपॉन में क्या था, b माइनस a, यानी 0 माइनस -7, ये f डैश x है। और f डैश x आपको कैसा गिवन है, लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2। f ऑफ -7 जो कितना गिवन है, -3, तो क्या बन गया, f ऑफ 0 माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 14। तो f ऑफ 0 जो है वो कैसा आ गया आपके पास में, लेस देन इक्वल्स टू 11। अपने को क्वेश्चन में जो पूछा गया था f ऑफ 0 प्लस f ऑफ -1। अब देखो यहां से ध्यान से कि f ऑफ -1 कैसे मिलेगा, अगर -7 से 0 में ये बोला गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब -7 to -1 में भी ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, यस और नो। तो अब यहां से सेकंड एक बार और लगा दो इसके अंदर, तो वो क्या होगा, f ऑफ -1 माइनस f ऑफ -7। समझ में आ रही है बात, अगेन ये कैसा होगा, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या बन गया, f ऑफ -1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। तो f ऑफ -1 जो कैसा आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 9। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 20। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 जो वो भी अभी रिसेंटली पूछा गया है, एटीन्थ में देखो सबसे पहले तो बोला कि लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले तो अपने को वो पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन कौन से पॉइंट होंगे, जल्दी बोलो। 3, 1, 5। इसमें किसी को कोई डाउट है कि 1, 3, 5 ये 3 पॉइंट कैसे है जहां पे फंक्शन जो वो नॉन डिफरेंशिएबल है डाउट, कैसे है? हाँ नौजवान, नाम क्या तुम्हारा? जीवांशु। हाँ क्या बात कर रहे थे अपन, 18। तो जैसे देखो इसने बोला है कि फंक्शन जो अपने पास में नॉन डिफरेंशिएबल है, एस वो पॉइंट्स का सेट है। तो ये तुम फाइंड कर पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे वो फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा,
कैसे फाइंड करेंगे इसमें? अगर मान लो कि सिंपल इतना पूछा जाए कि जो आपने फंक्शन लिखा है ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी मॉड्यूलस फंक्शन के लिए। मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? बट ग्राफ क्यों बनाएंगे अपन? हमने डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, जहां जहां पे मॉड्यूलस की वैल्यू 0, तो मॉड्यूलस के अंदर देखो एक तो x-3 लिखा हुआ है, उसको 0 के इक्वल करेंगे तो कितना आ गया? तो x = 3 बेस का वाला फंक्शन जो कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल। फिर एक बार क्या करेंगे, पूरे मोड के अंदर जो पूरा पार्ट लिखा उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब इन 3 पॉइंट पे फंक्शन जो कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? अब इसका मतलब है कि अब अपने को फाइंड क्या करना है? f(1) प्लस f(3) और एक और क्या आ रहा था? और ये तो सब फाइंड करना बहुत आसान है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करेंगे? LMVT लग रही है, LMVT लग रही है ना। तो ये पूछना चाह रहा है द वैल्यू ऑफ C। C क्या था? C क्या होता है? वो f'(c) बताया था ना, अभी f'(c) लिखा था ना उसको। तो वही बेसिकली फाइंड करना है। f'(c) क्या होता है? f'(c) की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? स्लोप क्या लिखा था? f(b). b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। तो f(1) माइनस f(0) अपॉन 1 माइनस 0। इसमें कोई कंफ्यूजन? f'(c) फाइंड कर सकते हो इजीली। फंक्शन गिवन है fx, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू क्या डाल देंगे? c डाल देंगे। c 3c² माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल्स टू f(1) फाइंड कर सकते हैं इजीली। f(1) कितना आ रहा है? और f(0) c में क्वाड्रेटिक बन गई, हो जाएगा फाइंड। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 तो डायरेक्टली रिजल्ट पूछ लिया उसने। अरे हाँ ना, ये भी अभी जेईई में पूछा गया था। तो देखो मतलब छोटी सी थ्योरम पता हो तो भी क्वेश्चन आते हैं वहां से भी डायरेक्टली। कौन सा ऑप्शन है डायरेक्टली दिख रहा है? तो अरे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऐसा ही कुछ होता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है LMVT में। इसने बोल रखा है ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो इसका f'(c) जो किसके इक्वल आ जाता है? f1 माइनस f(c) अपॉन, और बोलो 21। हाँ 21 भी अच्छा क्वेश्चन है। 21 21 को कैसे करेंगे बोलो? बहुत लंबा हो रहा है 21। आपको देखो क्या क्या बोला गया। 21 हुआ किसी से? 21 कोई आइडिया कि कैसे करेंगे 21 को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या? हो गया? क्या करेंगे? वो fx उस पे 0 हो रहा है, c पॉइंट है ना, तो अगर 0 हो रहा है तो वो या तो ऐसे लेगा, ऐसे पॉइंट लेगा सीधे, तो उसका मॉड करेंगे तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पर अगर है ना डिफरेंशिएबल है
डिफाइन ही नहीं हो। नहीं डिफाइन लो उसका एफ डैश और जब उसका हाँ एफ डैश अगर 0 हो गया उसका तो डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, क्या तुम क्या कहना चाहते सही कह रहे हो, अगर कंटीन्यूअस होना चाहिए सर तो जस्टिफाई कर रहा है, मतलब सही कह रहा है। अच्छा हाँ, तुम्हारा कुछ सोचा क्या तुमने? 1 मिनट, आइडिया नहीं आ रहा। देखो सिंपल है, अपने पास में क्या चेक करना है, जी जो है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। वो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, एक मॉड्यूलस फंक्शन लिखा हुआ है। अब मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में देखते हैं अपने पास में माइंड में क्या ख्याल आता है कि जहां पे मॉड्यूलस 0 होगा, जहां पे मॉड्यूलस के अंदर वाला पार्ट 0 होगा, वहां पे वो फंक्शन जो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब जैसे ये एफ ऑफ सी जो वो तो 0 हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि सी पे बात कर रहे हैं तो सी जो वो 0 है। बट इसका मतलब क्या होता है कि अब अगर मान लो कि इसका डेरिवेटिव एफ एक्स जो उसका डेरिवेटिव भी अगर मान लो कि सी पे 0 हो रहा हो, बेसिकली एफ डैश सी जो है वो भी अगर मान लो 0 हो रहा हो, तो एफ डैश सी और एफ सी दोनों 0 होने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू सी पे फंक्शन के रिपीटेटिव रूट्स अपने को मिल रहे हैं। नहीं आए? अरे जैसे कि अगर मान लो कि ये इस टाइप से आपके पास में कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर फंक्शन लिखा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि x इज इक्वल टू ए पर ये भी 0 होगा और इसका डेरिवेटिव जो वो भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि रिपीटेटिव रूट ही तो है ये, और रिपीटेटिव रूट आने का मतलब ही है कि वहां पे x इज इक्वल टू ए पर शार्प कॉर्नर बनने की बजाय इस टाइप से बनेगा, और अगर इस टाइप से ये अपने पास में बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसका मोड जो है उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, शार्प कॉर्नर उस पर कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपने पास में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो जैसे कि इसने पहला इसने बोल रखा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रखा है, डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। यही बात बोली हमने कि अगर एफ डैश सी 0 हो गया तो वहां पे फंक्शन जो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 20 सेकेंड 23rd तो आसान है काफी, तो 20 सेकेंड और मैं बता देता हूं तुम्हें। किसी को कोई आइडिया 20 सेकेंड को कैसे करेंगे? आपके पास में ऐसा कुछ गिवन है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू में मॉड ऑफ एक्स माइनस में वाई की पावर 3/2। f0 आपको गिवन है 1, आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ स्क्वायर एक्स dx लिमिट बिटवीन 0 to 1। कुछ ख्याल आ रहा है क्या? थोड़ा गड़बड़ लिखा तुमने, मतलब सही डायरेक्शन में सोच रहे हो बट वो चीज नहीं होगी ना, ये इससे ऊपर वाला। हाँ, मोड कहाँ गया? मोड लगा दो ना उस पर सिंपल। अब बट ये ऐसा कब होगा जो तुमने लिखा है, ऐसा कब होगा? नहीं, ऊपर से नीचे वाले स्टेप पे कैसे आए? ऐसा तुमने इसका क्यों लिखा है, मतलब कब? जब x जो वो y को टेंड करेगा तब जाके वो बनेगा ना, x जब y को टेंड करेगा तब जाके वो बनेगा ना। सोचो थोड़ा सा और सोचो, सही डायरेक्शन। अरे देखो यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई अपॉन में इधर से एक x माइनस में y को ले आए, इज इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये एक्सप्रेशन तुम्हें थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? ये किसी के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, बट कब ऐसा कर सकता हूं मैं इसमें? x जो है अगर मान लो कि y को टेंड कर गया तो ये पूरा पार्ट जो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं इसको। नहीं आया? अरे ये जब x y को टेंड करेगा तो ये आपके पास में क्या लिखा है, एफ डैश एक्स का मोड लिखा हुआ है, और ये अपने पास में किसको टेंड करेगा, x जब y को टेंड करेगा तो ये पूरा क्या बनेगा, 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या बोला है इसने, मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0।
ऐसा पॉसिबल है क्या? नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहां से क्या पॉसिबल है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि मॉड्यूलस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो एफ डैश एक्स 0 आने का मतलब क्या है? फंक्शन कैसा है? एफ एक्स कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन। अरे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या? फंक्शन वो कांस्टेंट है, यानी x की सारी रियल वैल्यूज के लिए एफ एक्स जो सेम मिलेगा। तो f0 अगर 1 है तो एफ एक्स जो वो भी क्या होगा? 1। ये पूछा था, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन 1 सॉरी x, और x में वापस ये डाल देंगे तो क्लियर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था फाइनली, ठीक है। तो अब इसकी डीपीपी सोल्व करना अच्छे से, और पीवाईक्यू भी करना, मतलब काफी सारे तो वैसे मैंने कवर कर लिए हैं, बट उसके बाद में भी जो बचे हुए हैं वो भी तुम ट्राई करना ना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो फिर वो पूछ लेना।